हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आज से हम न्यू चैप्टर नंबर 10 जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट किया, जिसके सिर्फ और सिर्फ PYQs रह गए हैं, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में किसी टाइम पर उसको कवर करेंगे। लेकिन अभी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर नंबर 10। सो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे हमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है कि कैसे एक सेल जो है वो डिवाइड करती है और उसकी जो प्रोजेनी है वो कैसे थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन रहती है। ये सारी चीज़ें जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू जानेंगे, समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। अब ये जो सेल साइकिल है, सेल डिवीज़न है, तो इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में जो सेल साइकिल है उसका क्या मतलब होता है। सो डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक सिंगल सेल है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ सिंगल सेल। ओके, अब क्या होगा कि ये जो है ग्रो करेगी और अपने आप को खुद को प्रिपेयर करेगी डिवाइड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कुछ टाइम लिया ग्रो करने के लिए, इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ हुआ, ग्रो किया, इसने टाइम जो लिया उसमें अपने आप को तैयार किया, रेडी किया कि आगे चल के ये फर्दर रीडिवाइड हो। जब ये रीडिवाइड होती है तो ये एक सेल से अपने जैसे दो डॉटर सेल बना लेती है जो कि आइडेंटिकल होते हैं। सो इस तरीके से एक सेल से क्या होता है, दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये जो इवेंट्स हैं कि एक सेल है उसने कुछ टाइम लिया, ग्रो किया, ग्रो करने के बाद वो डिवाइडिंग फेज़ में गई, डिवाइडिंग फेज़ में वहाँ पर उसने सारे इवेंट्स को फॉलो करने के बाद दो डॉटर सेल्स को बनाया। इस तरीके से एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल के जो बनने तक का पूरा प्रोसेस होता है, इस सारे के सारे इवेंट को हम सेल साइकिल, सेल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है कि एक सेल जो है उसने कुछ टाइम लिया, ग्रो की, ग्रो करने के बाद डिवीज़न फेज में गई, वहाँ पर वो एक सेल से दो सेल बन गई। ऐसा नहीं होता है। ये बस एक इमेजिनरी व्यू है समझने का कि एक सेल से कैसे दो सेल बन रही हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे टास्क जो हैं, सीरीज़ जो है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल फॉलो करती जाती है और उसके बाद देखने को मिलता है अल्टीमेटली कि एक सेल से कैसे दो सेल बन गए। सो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे एक सेल डिवाइड करने के लिए फॉलो करती है। लेकिन सेल साइकिल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये नहीं है कि एक सेल से दो सेल बन गई, इतना सा है। इसमें क्या होगा, एक सेल है वो ग्रो करेगी, पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, उसके बाद रीडिवाइड कर रही है। अब ये जो रीडिवाइड होने के बाद मींस टू डॉटर सेल्स जो हैं ये बन गई, ये क्या करेंगी, ये अगेन अपने आप को ग्रो करेंगी। ग्रो करने के बाद क्या होगा, उसके बाद ये अगेन रीडिवाइड करेंगी, जिससे दो से फिर क्या होगा, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरीके से ये क्या होता है, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न थ्रू आउट लाइफ जितनी भी होती है उस टाइम में चलता ही रहता है, जिससे क्या होता है कि सेल की जो प्रोजेनी है वो मेंटेन रहती है। किसी किसी टाइम पे इंजरी या फिर सेल डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि एक सेल ऑलरेडी पेरेंट सेल प्रेजेंट है, जिससे कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस तरीके से होता है सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का इवेंट। अब अगर हम एक और ज़्यादा डिटेल में सेल साइकिल की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कुछ इवेंट्स का सीक्वेंस है वाई विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल जैसे कि प्रोटीन, RNA एंड डुप्लीकेट इट्स DNA बिफोर फिजिकली स्प्लिटिंग इनटू टू डॉटर सेल। ये जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक सिंगल सेल थी, उसने कुछ सीक्वेंस जो थे इवेंट्स के उसको फॉलो किया, मीन्स ग्रो किया, और उसके सेल के अंदर तो
बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे आरएनए की सिंथेसिस होती है। सो इस तरीके से सेल के अंदर, सेल की जो न्यूक्लियस है उसमें जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है, उस सब को भी उसने प्रिपेयर किया, डुप्लीकेट होने से पहले सारी की सारी चीज़ें रेडी की। एंड डीएनए जो है उसको भी डुप्लीकेट किया, जब ये वाला जो इवेंट हो उससे पहले, इस वाली टाइम पर ही उसने अपने डीएनए को भी डुप्लीकेट किया। मीन्स सेल डिवीज़न, डिवाइड होने से पहले सारे इवेंट्स जो हैं उनको सबको परफॉर्म किया और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो गई। सेल परफॉर्म दीज टास्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स विच इज़ कॉल्ड सेल साइकिल। और सेल जो ये सारे के सारे काम जो कर रही है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, उसमें कर रही होती है, एक पर्टिकुलर मैनर में चल रही होती है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो सेल साइकिल है वो होता है कंप्लीट पूरा। अगर सेल साइकिल की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें क्या है कि सेल, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सेल था, वो क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, तैयार करेगा डिवाइड होने के लिए, जिसमें वो अपना जीनोम को डिवाइड करेगा, सिंथेसाइज करेगा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि प्रोटीन्स, आरएनए, इन सब को। उसके बाद डीएनए जो है उसको डुप्लीकेट कर लेगा जब स्प्लिट होने से पहले, और फिर उसके बाद स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा, जिससे एक सेल से 2 सेल जो है वो बन जाएंगे। और ये सारा का सारा काम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रहा होता है, जिसको हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। आई होप कि सेल साइकिल का जो डेफिनेशन है, सेल साइकिल का जो मतलब है, वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है यहाँ पर, क्या हर एक सेल जो है वो एक जैसा ही टाइम लेती है या फिर एक जैसे ही इवेंट्स जो हैं उसमें परफॉर्म होते हैं डिवीज़न के? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनका डिवाइड करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है और बहुत फास्ट डिवीज़न देखने को मिलता है। लेकिन अगर यदि हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स में जो सेल्स डिवाइड होती हैं उनको डिवाइड होने में अप्रॉक्स 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एक सेल है, ये जब 2 सेल्स बनाएगी तो इस 2 सेल के बनने में अप्रॉक्स कितना 24 आवर्स जो हैं वो लग जाते हैं, मतलब कि 24 घंटे। लेकिन अगर यह वहीं पर हम ईस्ट सेल की बात करें, ये भी एग्जाम्पल है, ईस्ट सेल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है। सो सेल टू सेल जो है वेरी करता है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो। ऐसा नहीं है कि हर एक सेल जो है एक ही तरीके का क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, सब सेल जो है उतना ही टाइम ले रही हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो बहुत फास्ट रैपिड सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का प्रोसेस देखा जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में 24 घंटे लगते हैं, ईस्ट सेल जो है 90 मिनट लेती है। तो इस तरीके से ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी करती है सेल टू सेल। उसके बाद आता है कि हमने ये तो समझ लिया कि एक सेल जो है डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स को बना रही है, ठीक है, और ये क्या है, इवेंट्स जो हैं उनको फॉलो कर रही है डिवाइड करने के लिए। मीन्स ग्रो कर रही है तो ग्रो होने में कुछ टाइम ले रही है, को क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, उसके बाद फिर वो डिवाइड कर रही है तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं उसको हम जानते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल या फिर सेल डिवीज़न के नाम से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेल डिवीज़न। अब ये जो फेजेस हैं, ये जो इवेंट्स हैं, ये जो सीक्वेंस है स्टेप्स का, सीरीज़ का, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है और यही सारा का सारा प्रोसेस अच्छे से समझना है कि कैसे एक सेल जो है वो 2 सेल को बनाती है। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल या फिर सेल डिवीज़न की बात करें हम तो इसमें सेल साइकिल जो है उसमें 2 फेज़ होते हैं, ठीक है। एक फेज़ होती है ऐसी, यहाँ पर मैं लिखती चलती हूँ कि 2 फेज़ होती हैं, ठीक। 2 फेज़ में एक ऐसी फेज़ होगी जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ के नाम से जानते हैं। अब नॉन डिवाइडिंग कहने का मतलब ये हो गया
कि इस वाली फेज़ में सेल जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेल जो है ये ग्रो करके अपने आप को तैयार करेगी डिवाइड होने के लिए, लेकिन डिवाइड नहीं होगी। इस फेज़ को हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज़ या फिर इंटरफेज़ के नाम से, ठीक। और इसमें ये जो इंटरफेज़ है इसमें क्या आ जाता है, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। अब ये जो सीक्वेंस है G1 S G2, ये सीक्वेंस भी बाकायदा इसी तरीके से एक पर्टिकुलर मैनर में जो चल रहा है उसमें याद रखना है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में सीक्वेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि पहले सेल जो है इंटरफेज़ में है, मीन्स नॉन डिवाइडिंग में है, तो पहले G2 फेज़ को फॉलो कर लेगी, फिर उसके बाद G1 को कर लेगी, फिर S को कर लेगी। ऐसा नहीं होता है, पहले G1 फेज़ में रहेगी, उसके बाद S फेज़ में रहेगी, फिर देन G2 फेज़ में। अब इन पर्टिकुलर फेज़ में क्या होता है जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी ओवरव्यू समझते हैं सेल की फेजेस का। तो फर्स्ट फेज़ जिसको हम नॉन डिवाइडिंग इंटरफेज़ के नाम से जानते हैं, इतने सीक्वेंस के थ्रू सेल क्या है अपने आप को एकदम तैयार कर लेती है डिवाइड होने के लिए। तो ये वाला जो येलो कलर का ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है हमारा, ये है हमारा नॉन डिवाइडिंग इंटरफेज़। उसके बाद सेकेंड फेज़ जो है जिसको हम डिवाइडिंग फेज़ के नाम से जानते हैं। डिवाइडिंग फेज़ जो है इसको हम एम फेज़ या फिर माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब जितने भी नाम हैं वो भी सब याद रखने हैं। एम फेज़, एम का फुल फॉर्म ही माइटोसिस है, सो एम फेज़, माइटोसिस फेज़ या फिर डिवाइडिंग फेज़, बात एक ही फेज़ की हो रही है। अब ये जो एम फेज़ है, ये जो डिवाइडिंग फेज़ है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि ये जो एम फेज़ है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। इसमें 2 स्टेप्स देखने को मिलते हैं कि सेल में सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये है कि कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीज़न। सो यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड करने का मतलब डिवीज़न इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। सो न्यूक्लियस डिवीज़न का मतलब ये हो गया कि जो सेल का न्यूक्लियस है और उसके अंदर जितना मटेरियल है वो सब का सब क्या होगा, डिवाइड होगा, डुप्लीकेट होगा, ठीक है। जब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अगेन फर्दर 4 स्टेप्स में होता है, इसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ये 4 फेज़ देखने को मिलती हैं। इसके थ्रू, इन 4 स्टेप्स के थ्रू कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जब ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स अभी हमने समझा डिवीज़न। सो जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है 4 स्टेप्स के थ्रू तो आता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। सो यहाँ पर अभी तक का सारा ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे पास ये एक सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल क्या है, ग्रो कर रहा है, ठीक, ग्रो कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा फेज़ है इसको हम इंटरफेज़, नॉन डिवाइडिंग फेज़ के नाम से जानते हैं। अब ये जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है इसमें 3 फेज़ पढ़ने को रहती हैं, G1, S एंड G2, जो कि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लेते एक ओवरव्यू सेल डिवीज़न का। ये था इंटरफेज़। यहाँ पर सिंगल सेल जो था ये इसने क्या किया, ग्रो किया, मीन्स तैयार किया अपने आप को डिवाइडिंग फेज़ में जाने के लिए और डिवाइड होने के लिए, जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है हमारा नॉन डिवाइडिंग फेज़ या फिर इंटरफेज़ है, ठीक। अब ये जो सेल है ये क्या करेगा, एंटर करेगा डिवाइडिंग फेज़ में। डिवाइडिंग फेज़ जो है जिसको हम एम फेज़ के नाम से जानते हैं, इसको डिवाइडिंग फेज़ में भी डिवाइडिंग फेज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये एंटर करी, एंटर इनटू एम फेज़ डिवाइडिंग
फेज। जैसे ही ये इसमें जाएगी तो यहाँ पर दो सीक्वेंस जो है उनको फॉलो करेगी। पहला क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कि सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो सब का सब डिवाइड करेगा। अब ये क्या है, ये 4 स्टेप्स को फॉलो करेगा, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेज जो है इनको फॉलो करता हुआ कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और ये जो इसका सीक्वेंस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल जो है जब डिवाइडिंग फेज में है तो पहले टीलोफेज को फॉलो कर ले उसके बाद प्रोफेज को करे, तो ऐसा नहीं होगा। ये सीक्वेंस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल जो है सारे इवेंट्स को फॉलो करती है। जब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एम फेज में, उसके बाद आएगा क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जिसमें देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न का जो है, इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। सो साइटोकाइनेसिस में सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये इसकी जो डिवाइडिंग फेज थी, सेल ने इस पूरी फेज को फॉलो किया, सीक्वेंस जो है उनको फॉलो किया, और फिर ये सबको फॉलो करने के बाद क्या होगा, एक सेल से क्या है हमारे पास 2 ये डॉटर सेल्स जो हैं मिल जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल्स बनी है ये किस फेज में रहेंगी, ये किस फेज की होंगी, ये इसके सिमिलर ही होंगी, इंटरफेज के जैसे ही होंगी। अब इससे 2 डॉटर सेल्स तो बन गई। इस तरीके से सेल डिवीज़न और सेल साइकिल का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। लेकिन ये जो 2 डॉटर सेल बनी है ये अगेन बिल्कुल इसी के जैसे होंगी। जब इनको डिवाइड करना होगा तो ये फिर क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, G1S G2 फेज को फॉलो करेंगी। उसके बाद डिवाइडिंग फेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करेंगी, और इस सब को फॉलो करने के बाद अगेन रीडिवाइड हो जाएंगी, जिसमें देखा जाएगा कि 2 से 4 डॉटर सेल्स, जो कि 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से जब 4 बन जाएंगी तो 4 बनी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, 16 से 32 बनेंगी, 32 से 64 बनेंगी, और इस तरीके से सेल जो है डिवाइड करती जाएंगी और बहुत सारी सेल्स जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था पूरा का पूरा एक ओवरव्यू सेल डिवीज़न का, सेल के फेजेस का। सो यहाँ पर यही सब लिखा गया है कि अ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। फर्स्ट नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसको हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं, जिसमें G1S G2 फेज 3 इनको फॉलो करती है। उसके बाद एम फेज साइटोकाइनेसिस जो है, इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस देखा जाता है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है, और इसमें साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीज़न होता है, और इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो फर्स्ट फेज़ है, नॉन डिवाइडिंग फेज़, जिसको हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। जैसे कि हमने देखा कि ये 3 फेज को फॉलो करती है, G1S एंड G2, 3 फर्दर फेजेस में डिवाइड होती है। तो G1 फेज जो है उसको हम गैप 1 या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ग्रोथ फेज, G1 फेज, या फिर गैप 1 फेज के नाम से जानते हैं। एस फेज, एस रिप्रेजेंट करता है सिंथेसिस। ठीक है, सो एस फेज जो है उसको हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। G2 फेज गैप 2 सेकेंड ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। सो ये हो गई इंटरफेज की 3 फेज। तो सबसे पहली फेज जो है उसको हम देखते हैं डिटेल में कि एक्चुअली G1 फेज फर्स्ट ग्रोथ फेज जो है इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है मेटाबॉलिकली एक्टिव
एक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का ऐसा कौन सा फेज़ है जहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन डिवाइड नहीं करती, तो वो फेज़ होती है G1 फेज़, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो G1 फेज़ जो है उसमें क्या होता है कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही होती है, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो कर रही होती है, ठीक है, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करती अपने डीएनए को। जो इसमें डीएनए का अमाउंट है, जो कंटेंट है, उसको रेप्लिकेट, उसको सिंथेसाइज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ग्रो कर रही होती है, स्लाइटली एस फेज़ की तरफ मूव कर रही होती है। लेकिन जो एस फेज़ है, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ के नाम से जानते हैं, ये वाली जो फेज़ है ये एक्चुअल फेज़ है जिसमें अपना डीएनए जो है उसको वो रेप्लिकेट करती है, डीएनए को सिंथेसाइज करती है, डीएनए का कॉपी नंबर जो है उसको बढ़ाती है, जिसमें देखा जाता है कि पर सेल जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है एस फेज के टाइम में। सो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सो डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है? एस फेज, सिंथेसिस फेज में होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम PYQs भी करेंगे तो वहाँ से समझ में आएगा कि एक ये इतना छोटा सा जो सेंटेंस है, ये जो इतना छोटा सा टर्म है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया भाई 4 मार्क्स का, वो भी। सो एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर में डीएनए प्रेजेंट होता है वो सिंथेसाइज होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है, मीन्स उसका कॉपी नंबर जो है वो बढ़ता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। जो अमाउंट होता है डीएनए का पर सेल वो क्या हो जाता है? डबल। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये हो गया कि एक सेल जो है उसमें डीएनए का अमाउंट है 2n, तब जब ये एस फेज को फॉलो करके जाएगी तो डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा? 4n, डबल हो जाएगा पर सेल। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कैसा है? सेम का सेम ही रहता है। सो क्रोमोसोम नंबर जो है उसको हम 2C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एस फेज सिंथेसिस फेज जो होती है, देयर इज़ नो इंक्रीज इन दी क्रोमोसोम नंबर। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल या फिर उसमें किसी भी तरीके का इंक्रीज जो है वो नहीं देखा जाता है। 2C का 2C ही रहता है सिंथेसिस फेज में। लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है पर सेल वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, 2n से 4n। ये हो गया हमारा सिंथेसिस फेज। उसके बाद आता है थर्ड फेज जिसको हम G2 गैप 2 सेकेंड ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स हैं या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं सेल को डिवाइड करने के लिए या डिवाइडिंग फेज में एंटर करने के लिए, उन सब के सब चीज़ों की सिंथेसिस होती है G2 फेज में, ठीक है। सो इन दिस फेज RNA एंड प्रोटीन्स, जो RNA प्रोटीन्स या फिर अदर मटेरियल्स जो नेसेसरी हैं सेल डिवीज़न के लिए, वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड होते हैं G2 फेज में। नाउ दिस सेल, जब ये सब का सब हो जाता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव थी फर्स्ट G1 फेज में और ग्रो कर रही थी, फिर एस फेज में उसने क्या किया, डीएनए जो था उसको सिंथेसाइज किया, रेप्लिकेट किया, डुप्लीकेट किया, डबल हो गया डीएनए अमाउंट, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। फिर उसके बाद G2 फेज में उसने जितने भी अदर इंपॉर्टेंट मटीरियल्स थे जैसे प्रोटीन्स हैं, RNA हैं, उन सबको सिंथेसाइज किया। जब ये सब का सब प्रोसेस हो गया तो अब क्या हुआ, रेडी हो गई हमारी सेल डिवाइडिंग फेज में एंटर करने के लिए कि ये एक सेल से 2 सेल को बनाने के लिए तैयार है। सो नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन एंड एंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज, एम फेज, माइटोसिस फेज जो है उसमें एंटर करने के लिए रेडी है। आफ्टर द डिवाइडिंग फेज गेट्स कंप्लीटेड, जब एम फेज, जैसा कि मैंने एक ओवरव्यू में बताया कि एम फेज में
कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगी। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन 4 फेज से होने के बाद साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगी। मीन्स साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में बन जाएगी। सो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब डिवाइडिंग फेज, ये पूरा का पूरा फेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स हैं, ये क्या है, ये एंटर करती हैं इंटरफेज में। मीन्स इंटरफेज की सेल कहलाती हैं। अगेन फिर ये क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, पूरे के पूरे इंटरफेज को फॉलो करेंगी, जिसमें G1, S, G2 सारे के सारे सीक्वेंस को फॉलो करेंगी। फिर अगेन एम फेज, डिवाइडिंग फेज में एंटर करेंगी, वहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करेंगी। उसके बाद अगेन 2 से 4 डॉटर सेल्स जो हैं उसका प्रोसेस देखने को मिलेगा। और इस तरीके से सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का प्रोसेस जो है ये चलता रहता है और न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। सो यहाँ तक था हमारा सेल का फर्स्ट फेज, जिसको हम नॉन डिवाइडिंग इंटरफेज के नाम से जान रहे थे। यहाँ तक हमने देख लिया कि सेल जो है वो उसने सब कुछ, सारा मटेरियल जो है डिवाइड होने के लिए वो सब कुछ तैयारी कर ली। अब सेल क्या है, एंटर कर गई डिवाइडिंग फेज, जिसको हम एम फेज, माइटोसिस फेज के नाम से जानते हैं, जो कि सेल साइकिल की सेकंड फेज है। अब ये जो एम फेज है, ठीक है, माइटोसिस फेज जो है सेल डिवीज़न की, इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट से 2 सेल्स का फॉर्मेशन ही तो हमें देखना है, जो कि हम शुरू से ओवरव्यू में देखते ही आ रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करेगा, साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगा। सो माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच 1 पेरेंट सेल, ये जो हमारे पास पहली सेल होती है सिंगल सेल, इसको हम पेरेंट सेल के नाम से जानते हैं, जिससे 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। सो डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, और जब ये डिवाइड होती है तब 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो माइटोसिस है, जैसे इंटरफेज को डिटेल में डिस्कशन किया, उसी तरीके से माइटोसिस में जो हम कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में अभी अगेन 4 फेजेस, ये सब बात कर रहे हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं एम फेज के अंदर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि माइटोसिस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं कि फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो सब डिवाइड करेगा। जब ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखने को मिलेगा साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो गया। ये हो गया। अब चलते हैं कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस जो फर्स्ट स्टेप है किसका, फर्स्ट स्टेप ऑफ एम फेज, मीन्स डिवाइडिंग फेज का फर्स्ट स्टेप, जिसमें सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। और ये भी हम देखते आ रहे हैं कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सो कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस अकर्स इन 4 मेन फेजेस। द 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस आर, सबसे फर्स्ट फेज जो होगा वो होगा हमारा प्रो फेज, सीक्वेंस याद रखना है हर एक स्टेप में। उसके बाद आएगा मेटा फेज, उसके बाद आएगा एना फेज, उसके बाद आएगा टीलो फेज। इस तरीके से ये 4 फेज होने के बाद कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है कंप्लीट। ठीक, तो क्या कहते हैं कि ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो है, इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करने से अच्छा है कि आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं पर पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें पूरे के पूरे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, सबका सब देखेंगे। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर वीडियो में इतना सब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मे भी हो सकता है कि समझ ना आए या फिर कन्फ्यूज़न हो। तो अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस से, जिसमें हम सेल को एक सेल से 2 सेल का पूरा कैसे बन रही है वो सारा का सारा प्रोसेस देखेंगे। आई होप कि अभी तक का जितना भी इंटरफेज का सारा डिटेल में डिस्कशन है, एक ओवरव्यू सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का, ये सब का सब, और एक बेसिक इंट्रो जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स
फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इम्पॉर्टेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ें जो हैं उन्हीं को खाना है, जंक फूड जो रहता है उससे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। और जब हम अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो सब कुछ पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से अपना फूड जो हैबिट है उसको भी अच्छे से मेंटेन करें, स्टडी टाइम जो है उसको भी अच्छे से मेंटेन करें, और बिल्कुल भी कोई भी गैप ना करें पढ़ाई में, कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी करें, बिकॉज टाइम बहुत ही कम बचा है अब एग्ज़ाम में। और अच्छे से पढ़ते रहें। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए किसी भी तरीके की रिलेटेड पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी XYZ, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड नाउ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।